हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं। सेकंड क्लास है हमारी ज्योग्राफी की। लास्ट क्लास आप सबने अगर नहीं देखे तो आप सब जाके देख लीजिएगा वीडियोज में, चैनल को विजिट कीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि टाइमली आप सबके पास जो है क्लासेस का शेड्यूल पहुंचता रहे। एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और 2023 में टीसीएस के एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर जो हुए सब्जेक्ट वाइज डिटेल सॉल्यूशन आप सबको वहां पे सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और ज्योग्राफी हम लोग जो है एसएससी जीडी से अपने क्लास को पढ़ रहे हैं। जीडी में मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन जीडी के पेपर में ज्योग्राफी से पूछे गए थे वहीं से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे कहा था सीएचएसएल और सीजीएल टायर 1 2023 का जो पेपर था 2023 में जो हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को, इसके साथ साथ सीएचएसएल और सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चनों को भी हमने शामिल करा है। यहाँ पे एमटीएस 2022 का टायर 1 इसके साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 के पेपरों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जो आप सबके एग्जाम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। यानी 2023 से जो क्वेश्चन गए थे वो हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है वो कितनी थी। 2011 की जनगणना है और यहाँ से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 के अनुसार पहला तो पूछ लिया है, जैसा यहाँ पे भारत की टोटल जो है साक्षरता दर कितनी थी, और दूसरा मेल यानी पुरुष साक्षरता दर भारत की कितनी, और तीसरे नंबर पे फीमेल साक्षरता दर जो है भारत की कितनी। उसके साथ साथ स्टेट वाइज सर्वाधिक जो है साक्षर राज्य भारत का कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, और सबसे कम साक्षरता वाला भारत का राज्य जो है वो कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा इन क्वेश्चनों का। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी दोस्तों, तो 88.23, 74.04, 68.90 और 65.27। तो 82.14 मैं बोल रहा हूं ये मेल पुरुष साक्षरता दर है। 82.14 पुरुष साक्षरता दर रही, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% रही, और भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो भारत का कौन सा है दोस्तों, केरल। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य हो गया है 93.91% साक्षरता के साथ। इसको 94% भी लिख दिया जाता है। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला अगर राज्य आप सबसे पूछे तो बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, लगभग 64%, 63 पॉइंट समथिंग है। तो 64% के साथ आप सब जो है इसको ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे कम अगर आप सबसे पूछेगा साक्षरता के हिसाब से तो कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे कम है। तीसरा सबसे कम पूछेगा ये कौन से नंबर पे आता है, सेकंड। और पेपर में एक बार पूछा थर्ड, तीसरा सबसे कम, तो आंसर होगा राजस्थान। तो क्या आंसर कर दीजिएगा, राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा राज्य हो गया है, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 74.04% जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। रबी की फसल भी है और खरीफ की फसल भी है। रबी की फसल को अगर हिंदी में देखोगे तो दो अल्फाबेट यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों की मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूं, तो गेहूं रबी की फसल है। इसके साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है, सरसों, ये भी जो है रबी की फसल है। गेहूं के साथ जो भी बोए जाते हैं ये भी जो है रबी की फसल हो गई है। इसके साथ साथ खरीफ, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है हिंदी में, और इसमें कौन सी फसल है, तो चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है खरीफ में। कपास है, हालांकि कपास एक वाणिज्यिक फसल है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक फसल हो गई है कपास, ये वाणिज्यिक फसल हो गई है। कपास है, गन्ना है, वाणिज्यिक फसल में आ गए हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। चावल है, कपास है। इसके साथ साथ तीसरी फसल आप सब मुझे कमेंट करिए और बताइएगा कौन सी फसल जो है वो आपकी खरीफ फसल में आती है। लेकिन यहाँ इन ऑप्शन में से लिखा गया है तिलहन फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। तो उत्तर भारत में तो खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, कौन सी है,
अलसी के बीज, अरंडी के बीज। तो अरंडी के बीज जो है, ऑप्शन बी जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, एरंड बोल देते हैं या अरंडी, ये जो है खरीफ और रबी दोनों फसलों में शामिल है, इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रबी की फसल में भी ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल में भी ध्यान रखिएगा, और वाणिज्यिक फसल मैंने पहले आप सबको बता दी है, कपास और गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में पढ़ के आते हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। मेघालय को मेघों का घर भी कहते हैं। मेघालय को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको मेघों का घर भी कहा जाता है। नीलगिरी, शिवालिक, अरावली और गारो, खासी, जयंतिया तीनों दिए होते तो थोड़ा कंफ्यूजन होती, और यहाँ पे दिया हुआ है खासी की पहाड़ियां। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे सी। और एक जगह है मासिनराम। मासिनराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आप सबसे पूछे दुनिया का कौन सा है, तो मासिनराम। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरावली का भारत में सबसे ऊंचा पर्वत अगर आप सबसे पूछे अरावली का, तो राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू के नजदीक गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है राजस्थान में सबसे ऊंचा, गुरु शिखर सबसे ऊंचा पॉइंट हो गया है अरावली पहाड़ियों का, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मेघालय को क्या कहते हैं? मेघों का घर भी कहा जाता है मेघालय को, और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, और पहाड़ी का नाम पूछा है तो खासी, ध्यान रखिएगा, खासी पहाड़ियां। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश घेरता है? देखिएगा, अगर आप सब जो है बाउंड्री के हिसाब से देखें तो यहां से देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है बांग्लादेश भारत के नक्शे के ही, और यहाँ पे आगे म्यांमार बना होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के राज्य यहाँ पे हैं। सबसे ऊपर है लद्दाख, उसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है उत्तराखंड। ये वाला जो है देश कौन सा है? नेपाल है। यहाँ पे ये वाला भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और यहाँ पे पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे कौन सा देश है? भूटान है। कौन सा देश हो गया दोस्तों? भूटान। उससे आगे ये वाला जो देश है वो कौन सा है भाई? आप सब जानते हैं, ये है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के यहाँ पे सबसे नीचे पढ़ के आते हो, तीन ओर से घिरे हुए है, कौन सा है? त्रिपुरा हो गया है। कौन सा देश है दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा देश है जिसको बांग्लादेश ने तीन ओर से घेर रखा है। ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहाँ से? ए सही आंसर हो जाएगा। इसके पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? तो सबसे नीचे है मिजोरम, उसके ऊपर है मणिपुर, उसके ऊपर है नागालैंड, उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो गया है? अरुणाचल प्रदेश। ये जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो यहाँ पे देश है म्यांमार, तो ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला एक दर्रा है, नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? तुजू दर्रा। ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये मणिपुर में है तुजू दर्रा, जो भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये तो इस साइड से हो गया है। ऊपर से अगर आप देश देखोगे यहाँ पे कौन से देश आ गए हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग पढ़ के आते हैं, यहाँ पे चाइना हो गया है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार इस साइड हो गया है। ऊपर पढ़ के आओगे तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के नीचे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया है। और बिल्कुल भारत के दक्षिण में पढ़ के आते हैं नीचे, तो श्रीलंका देश पढ़ के आते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे वाले हिस्से को भी एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के मैप को अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको कम से कम हफ्ते में एक आध बार जो है मैप को जरूर पढ़ देना चाहिए। भौगोलिक स्थिति का आप सबको आइडिया होना आवश्यक है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो कौन से ऐसे राज्य हो गए हैं जो बाउंड्री, ऊपर राजस्थान को छोड़ देते हैं, राजस्थान, उसके नीचे जो है गुजरात। ये प्रायद्वीपीय भारत है जो बना हुआ है, जो कि समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तटीय सीमा जिसकी लगती है। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य होगा? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे फिर कौन सा राज्य होगा? गोवा पढ़ के आते हैं। उसके बाद कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? तो कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नीचे यहाँ पे पढ़ के आते हो तो कौन सा देश राज्य हो गया है? ये केरल हो गया है, केरल। यहाँ पे पढ़ के आते हो तो क्या हो गया है आपका? तमिलनाडु, तमिलनाडु। थोड़ा ऊपर पढ़ के आते हो तो कौन सा है? पुदुचेरी। कौन सा हो गया दोस्तों? पुदुचेरी राज्य यहाँ पे हो गया है। ये भी आप सबको ध्यान रखना है। और उसके बाद थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और सबसे ऊपर जो है वेस्ट बंगाल हो गया है, वेस्ट बंगाल। ये भारत के वो राज्य हैं जो कि 7516 किलोमीटर के आसपास जो हैं तटीय बाउंड्री बनाते हैं, तटीय बाउंड्री बनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा भारत की टोटल कितनी लगती है?
स्थलीय सीमा टोटल जो इन देशों के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो बाउंड्री ध्यान रख सकते हो 15,106। इतना 15,106 पॉइंट में लिखोगे तो 15,106.7 किलोमीटर बाउंड्री जो है भारत की स्थलीय है और ये तटीय सीमा हो गई है। इस साइड नीचे आप सब देखोगे तो क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को क्या नाम दिया गया? हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है अरब सागर, जो भारत के पश्चिम में पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, यहां से ये हो गया है अरब सागर। इस साइड पर क्या होंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। क्या ध्यान रखना है? बे ऑफ बंगाल। समझ पाए हैं? यानी भारत के मैप से ये भौगोलिक स्थिति को जानना बेहद आवश्यक है। यहां से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पढ़ा क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश जिसको तीन ओर से घेरे हुए, तो नाम से त्रिपुरा बन जाएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के पूर्व में कौन सा है तो मिजोरम पड़ता है, त्रिपुरा के पूर्व में। अब हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ से जाना तो सबसे ऊपर देखोगे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे नेपाल, उसके बाद सिक्किम, फिर भूटान और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम है। अरुणाचल प्रदेश के इस साइड आओगे अगर जहाँ पे म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, उसके बाद यहाँ पे मणिपुर, फिर मिजोरम आता है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है, 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और सबसे अधिक सीमा भी पश्चिम बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ, ये भी ध्यान रखना है। और इधर से आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत, अरब सागर हो गया है पश्चिम की ओर, हिंद महासागर नीचे और इस साइड बे ऑफ बंगाल। तो ये वो भारत के राज्य हैं जो कि अपनी बाउंड्री या तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा वाले राज्यों के रूप में आप इनका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद फिर हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। हरित क्रांति, हरित क्रांति से हम लोग पढ़ के आए थे, एक तो वर्ल्ड वाइड पढ़ के आए थे। दुनिया में हरित क्रांति जो है 1940 के आसपास जो है किसके द्वारा, कहां पे, तो मैक्सिको में, मैक्सिको या अमेरिका में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग, जिनको क्या नाम दिया गया है, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर यही पॉइंट आप सबसे पूछे भारत में, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से लेके 1976 के लिखता हूं, इस दशक में इसकी शुरुआत होती है। और कौन करता है मेरे भैया, तो आंसर देना है एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जो इसकी शुरुआत की जाती है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि दुनिया में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा गया, नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे किसके उत्पादन को बढ़ाया गया, तो गेहूं की जो है हाई यील्ड सीड, वैरायटी सीड भी लिख सकते हो, उच्च क्वालिटी के बीज यहाँ पे विकसित किए गए थे, जिसको फिर दुनिया के अलग अलग देशों में, विकासशील देशों में भेजा गया। सेम यहाँ पे खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं और चावल, इस पर ध्यान दिया गया। तो गेहूं और चावलों पर ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग मुख्य रूप से निर्भर थी। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड बोल सकते हैं, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम बोल दिया है यहाँ पे। सीड बीज वाला हो गया है, उच्च किस्म के जो है बीज विकसित किए गए थे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दोनों ही पॉइंट आप सब यहां से ध्यान रख लीजिएगा। समझ पाए हैं मेरी बात को? मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आप सबको सारे पॉइंट यहां से क्लियर करवा देता हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टान को उनकी उत्पत्ति के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 टाइप्स आप कह सकते हैं जिसमें इनको क्लासिफाई किया जाता है। कहोगे सर कौन से? पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं इग्निशियस रॉक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान से सुनिएगा। इग्निशियस रॉक, हिंदी में कह देते हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। सेकंड नंबर पे यहां पे देखिएगा, सेकंड पे लिखते हैं सेडिमेंट्री। सेकंड पे कौन सा हो गया है, सेडिमेंट्री, हिंदी में कह देते हैं अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और थर्ड नंबर पे जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, और हिंदी में बोलते हैं कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। अब देखिएगा पेपर में क्वेश्चन यहां से कैसे बना हुआ है, कैसे पूछता है। इग्निशियस आग्नेय हिंदी में, तो जो आग से बने हैं, यानी जो लावा है उसके ठंडा होने से जो चट्टान का या हार्ड स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं, उसको इग्निशियस या आग्नेय चट्टानें कहते हैं। जैसे भूमि से लावा निकला, ज्वालामुखी फटा और काफी वर्षों के बाद जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बना, आग से बना आग्नेय चट्टानें।
इसके एग्जाम्पल बेहद आवश्यक हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ग्रेनाइट जो है वो कौन सी चट्टान हो गया है? ये आग्नेय चट्टान हो गया है ग्रेनाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सब ध्यान रखिएगा। अवसादी सेडिमेंट्री, जो सैंड से बना वो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने हैं। यानी कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एक तो ध्यान रखोगे सैंडस्टोन, दूसरा ध्यान रखोगे चूना पत्थर, एक है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। यहाँ पे आप बेसाल्ट भी ध्यान रख लीजिएगा। ये इन्वायरमेंट में जो है टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो चेंज होते हैं। अब इसी में ये जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री दोनों, छोटे छोटे फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। इग्निशियस और सेडिमेंट्री, इन दोनों में किसके कारण मेरे भाई? इन्वायरमेंट के कारण, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है इनकी काया ही बदल गई है। ऊपर वाले जो थे इनकी काया ही बदल गई है, यानी रंग रूप शेप साइज में चेंज हो गया, वो कायांतरी चट्टाने हैं। इसके नाम से याद कर लीजिएगा, एम से मार्बल, क्या ध्यान रखोगे? मार्बल। एक और क्या ध्यान रखोगे? सलेट, मार्बल और सलेटी पत्थर। ये एग्जाम्पल के साथ ही आप सबसे पेपर में पूछेगा, एग्जाम्पल के साथ ही आप सबसे पेपर में पूछेगा, बताइए कौन सी अवसादी चट्टान है, कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन सी कायांतरी चट्टान है। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा आप सबको एग्जाम्पल पेपर में दिखेगा। ग्रेनाइट बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर 3 हिसाब से ये 4 नाम आप सबने याद कर ले, 4 भी ना करो, मतलब बहुत बेसिक से 4 नाम आप याद कर सकते हो। 3 नाम, एक जो इनके टाइप्स में आता है और इनके 4 एग्जाम्पल, बस वहीं से क्वेश्चन आप सबको फंस जाएगा। पहला तो चट्टान उत्पत्ति के हिसाब से कितने टाइप्स के? 3 नाम जरूर ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले इग्निशियस रॉक, हिंदी में आग्नेय चट्टाने। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टाने। तीसरे नंबर पे हो गया मेटामॉर्फिक, हिंदी में कहते हैं कायांतरित, जो आग से बना वो आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल ले लिया है हमने, ग्रेनाइट। दूसरा सेडिमेंट्री अवसादी, तो सेडिमेंट्री में नाम से आता है, जो सैंड से बना स्टोन, कौन सा? सैंडस्टोन। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हो गए हैं। तीसरा मेटामॉर्फिक है, जिसकी ये दोनों हैं, इनकी काया ही बदल गई एनवायरमेंट टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, उसको क्या बोलेंगे? कायांतरित बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में मेटामॉर्फिक, और इसी एम से उठा लिया मार्बल, संगमरमर। तो किसका एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक का। तो बहुत आसान बना, सब अवसादी चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं है, तो फिर ग्रेनाइट है क्या? ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान हो गया है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश, अच्छा, 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? 1000 लेक का कंट्री किसे कहते हैं? झीलों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? डेनमार्क। डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहते हैं, जबकि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड। फिनलैंड, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। फिनलैंड लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है, सबसे खुशहाल देश कहेंगे। और पवनों का देश, पवन ऊर्जा का जो है 50%, तो ये पवनों से अपनी ऊर्जा का 50% जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है। पवन ऊर्जा से इसका प्राप्त होता है इसे। तो पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश डेनमार्क को, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई। कितना तगड़ा क्वेश्चन है जो जीडी के पेपर में पूछा गया है कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है जीडी में। 1830। अब तक जो आप लोग जनगणना के बारे में पढ़ के आए वो यही कि फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना जो है वो कब होती है, या दूसरा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कब होती है। और यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि भैया जो आप लोग अब तक पढ़ के आए वो नहीं है। फर्स्ट सेंसस जो है वो कब होती है? 1872 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? मेयो। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है ये कब होती है? 1881 में, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रिपन था। लेकिन ये पूरे देश में हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखता है? भारतीय शहर, भारतीय शहर जिसकी पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी। समय 1830 है, उस समय बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बांग्लादेश उस समय भारत का हिस्सा था। फिर जब अलग होते हैं तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। 1971 में जो है ये पूर्ण राज्य अलग देश के रूप में अस्तित्व में आता है। तो बांग्लादेश के शहर ढाका, ढाका की जो है सबसे पहले जनगणना होती है।
एक भारतीय शहर जिसकी जनगणना सबसे पहले हुई थी, अगर आप सबसे वो शहर का नाम पूछेगा तो ढाका आंसर कर दीजिएगा। समय क्या दिया है 1830 में। और किसने की थी? जॉन ग्रंट, हेनरी वोल्टर और एरिस्टोस्थेनेज और जेम्स रेनेल। तो सही आंसर क्या है? हेनरी वोल्टर। भारत में जनगणना का पिता कहा जाता है, जनगणना का जनक इसे कहा गया है भारत में, तो जनगणना का जनक जो है हेनरी वोल्टर को कहा गया है। पहली बार भारत के किसी शहर में अगर काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग की गई थी तो वो किस शहर की गई थी? उस समय का भारत जो था, अखंड भारत, तो बांग्लादेश उस समय भारत का हिस्सा था, तो ढाका की गई थी। समय 1830 का ध्यान रखिएगा, 1830। चलिए आगे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, भारत में देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक, या किसी उद्योग की बात हो रही है, तो किस उद्योग की बात हो रही है जो कि मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? लोहा और इस्पात, वस्त्र, निजी क्षेत्र उद्योग और लघु उद्योग। तो भैया ये है भारत का वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इसी में उपलब्ध है। वस्त्र उद्योग से सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो है, सूती वस्त्र की फर्स्ट कारखाना, अगर ये आप सबसे पूछे कि ये कहां और कब किसने लगाया था, तो आंसर होगा 1854 में जो है, इसके द्वारा कवास जी डाबर के द्वारा जो है पहला कारखाना लगाया गया था। कहां पे? बंबई में। इसका उत्पादन कब शुरू होता है इसमें? तो 1856 में जो है इसमें उत्पादन स्टार्ट हुआ था। और बंबई को भारत में सूती वस्त्र की क्या कहते हैं? तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया था बंबई को, और भारत की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी या सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहां से आप सब, वस्त्र उद्योग जो है मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है भारत का। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय जो है भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे, प्रशांत महासागर तो है नहीं, बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से जब आप प्रायद्वीपीय भारत हमने बनाया था तो आप सबसे कहा था इस साइड क्या है भैया? आप कहोगे सर इस साइड तो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आगे जाके एक टॉपिक आएगा कि कौन सी नदियां कहां पे गिरती हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। यहाँ है हिंद महासागर, और हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? इसको कहा अरब सागर के नाम से जाना गया, अरबियन सी या अरब सागर। तो अरब सागर के साथ सीमा लगती है या तटीय सीमा बनाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। क्या ध्यान रखोगे? तमिलनाडु। तो ये भारत के किस डायरेक्शन में है भैया? जरा मैप से भी देख लीजिएगा, ये नॉर्थ में है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो आंसर दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में पढ़ के आते हैं क्या? अरब सागर। ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों, यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पूछा जाता है। एक नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो अरब सागर में आके गिरती है, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। क्या ध्यान रखोगे? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखो, 3 पंचवर्षीय योजनाओं को मेरे से आते याद करो। फर्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना आती कब है? तो ये 1951 से 1956 तक, 1951 से 56 तक। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। और फिर आई तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से लेके 66 तक। चलो फिलहाल इसमें इन 3 पॉइंटों को आप सबको देखना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर कृषि का टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को दरकिनार किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सरकारी उद्योगों की स्थापना की गई थी, उद्योग, इंडस्ट्री। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को साथ लेके चला गया, कृषि और उद्योग।
दोनों को साथ लेके चला गया, क्योंकि जब बात की गई कृषि की तो उद्योग पिछड़ गई, जब उद्योगों की बात की गई तो कृषि पिछड़ गई। इसलिए पंचवर्षीय योजना में फिर जो है दोनों को साथ लेके चला गया, कृषि और उद्योग। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना, पहला इसका उद्देश्य था। और 1950 में जो है भारत की जीडीपी में 50% जो है 55% जो है कृषि का या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा। कृषि का या फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है इकोनॉमी में रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? बी तरंग, पी तरंग, डी तरंग और सी तरंग। तो वेव्स पूछी है, जब आप सबने भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वेव जनरेट होती है, अर्थक्वेक। एक वेव है पी वेव, एक वेव हो गई है आपकी प्राथमिक के बाद सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, एक है एल वेव। तीन वेव हैं, पी को प्राइमरी भी कह देते हैं, एस को सेकेंडरी और एल को जो है लव वेव के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी वेव जो है इनकी स्पीड कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड होती है। ये सबसे कम नुकसानदायक है। किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर करती हैं, वो बिल्डिंग वाइब्रेट करे उससे पहले उसमें से निकल जाती है, बिल्डिंग को महसूस नहीं होता है। ये पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती है। इन तीनों में से केवल यही वेव ऐसी है जो पृथ्वी के सेंटर तक, कहां तक पहुंचने का काम करती हैं? तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं। ये वेव जिस पाथ को फॉलो करती हैं, मार्ग या जिस पाथ को ये फॉलो करती है, उसका एक नाम है नतोदर। इस नाम से उसको जाना जाता है, तो इस पाथ को नतोदर के नाम से जाना जाता है। एस वेव सेकेंडरी वेव है। जो सेकेंडरी वेव है इनकी स्पीड कितनी होती है? इनकी स्पीड भी ध्यान रख लीजिएगा, लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। इस नाम से ध्यान रखिएगा, ये केवल सॉलिड में से पास होती है, ये सॉलिड और लिक्विड में से पास होती है प्राइमरी, और पृथ्वी के हर माध्यम में से गुजर जाती है पृथ्वी के अंदर। एल वेव एच डी लव के द्वारा डिस्कवर की गई थी, एच डी लव के द्वारा। इन वेव की स्पीड अगर आप सबसे पूछे तो 1.5 से लेके 3 किलोमीटर पर सेकंड जो है इनकी स्पीड होती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में से पास हो सकती है। और ये सबसे, क्योंकि जितनी स्पीड कम, यानी किसी भी बिल्डिंग के अंदर जितने ज्यादा समय तक जो है वेव्स रहती हैं, उतना ही बिल्डिंग को नुकसान ज्यादा होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो डेंजरियस है वो एल वेव है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बिल्डिंग अगर वाइब्रेट करेगी, जब वेव जाएंगी तो बिल्डिंग वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेट करेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगी। तो इनमें से अगर कोई वेव है आपकी तो वो पी वेव है, यानी प्राथमिक तरंगे, इसको कह दिया गया है पी तरंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर। और अर्थक्वेक को मापा किस में जाता है? तो रिएक्टर स्केल में जो है अर्थक्वेक को मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। चलिए, तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किस हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पवन हंस से पूछा हुआ है, पवन हंस से। और दूसरा एक आता है वायुदूत, वायुदूत। ये जो है भारत के अंदर वायु सेवाओं देने के लिए, और इसका पवन हंस की, देखिए वायुदूत की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। जबकि पवन हंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना क्यों की गई थी? कि तेल के लिए जो है, इसके लिए भैया तेल, ऑयल जहां पर है उन संभावनाओं वाले क्षेत्रों तक पहुंचना, उनकी खोज करना, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो प्राइमरी उद्देश्य यही था। अब यहाँ पे लिखता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया और रिलायंस, और तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड और इंडियन ऑयल। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड हो जाएगा क्या? चलिए आंसर बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कमेंट करना, एक आध क्वेश्चन पे कमेंट करिएगा, ताकि आप सबको, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, और फिर देखिएगा आप इन दोनों के बारे में काफी कुछ पढ़ के आ जाएंगे। अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च करेंगे, फिर कमेंट में टाइप करेंगे, 2-3 बार आप उन चीजों को बोल जाएंगे। बताया हुआ हो सकता है याद ना हो, लेकिन वो चीजें आप सबके माइंड में सेट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे किस टाइप की मिट्टी कहा जाता है? देखिए, अगर सूक्ष्म कण जो है वो जितने ज्यादा होंगे, अगर सूक्ष्म कण ज्यादा होंगे तो क्या होगा भैया? मिट्टी आपस में बॉन्ड बना लेगी, मिट्टी आपस में बॉन्ड बना लेगी, इकट्ठी रहेगी। इसका एक और फायदा फिर क्या होगा? ये सर्वाधिक पानी एब्जॉर्ब करेगी, सर्वाधिक वाटर एब्जॉर्ब, सर्वाधिक पानी एब्जॉर्ब। ऐसी मिट्टी कौन सी है जो सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है? तो चिकनी मिट्टी को ऐसा कहा जाता है, चिकनी।
जो काली मिट्टी है उसमें भी कुछ चिकनापन होता है, वो भी इसी में आप लोग कंसिडर करें, ब्लैक सोइल, चिकनी मिट्टी। इसका अलग से भी नाम आता है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर। तो ब्लैक काली मिट्टी में भी कुछ चिकनापन होता है, तो इसकी प्रवृत्ति भी होती है। जो अपेक्षाकृत जो सूक्ष्म कण जो आपस में नजदीक होते हैं, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उसको मर्ण में कहते हैं। उसको क्या नाम दिया गया? मर्ण में उसको कहा जाता है। चलिए दोमट या बलुई नहीं कहते हैं। तो ये तो बालू मिट्टी तो सबसे कम पानी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो मर्ण में उन सूक्ष्म कणों को कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक ज्यादा होते हैं मिट्टी में, उस मिट्टी को मर्ण में कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी के कण आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी क्लास में हर एक पॉइंट को 2-3 बार आप सबके सामने रखा जाए, जिससे आप सबको क्लास में ही याद हो जाए। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है, बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता दर अगर आप सबसे पूछी जाए तो केरल में है। दूसरी सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो दूसरी सबसे कम साक्षरता दर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। तीसरी सबसे कम साक्षरता दर अगर आप सबसे पूछी जाए तो किस राज्य की हो गई है? राजस्थान की जो है तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है, राजस्थान की तीसरी सबसे कम। उसके बाद भी अगर आप सबसे पूछा जाए सबसे कम किसकी है, तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, झारखंड की साक्षरता दर है सबसे कम में। तो कम साक्षरता दर में इन चार का नाम आप सब जो है यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सबसे अधिक साक्षर राज्यों में अगर आप सबसे पूछे तो केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षर राज्य हो गया है। केरल में क्या है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर है केरल राज्य के अंदर। उसके बाद पढ़ के आते हैं हम लोग, मिजोरम हो गया है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, तो ये ज्यादा साक्षरता वाले राज्य हैं। यहाँ पे आप सबसे दूसरा पूछा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आजकल केवल हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले और आखिरी पढ़ के जाते हैं। अब आप सब क्वेश्चन को देखिएगा, वो पहले और आखिरी नहीं पूछ रहे, अब वो दूसरे और तीसरे तक जाने लगा है। राजस्थान थर्ड लोवेस्ट में है, तीसरा सबसे कम, ये थर्ड लोवेस्ट में हो गया है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घन तो सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घन तो सबसे कम है। जनसंख्या घन तो मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कितने लोग रहते हैं, इसको जनसंख्या घन तो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? भोपाल झील का निर्माण जो है किस शताब्दी में किया गया था, ये पूछा गया है। भोपाल झील तो नाम से पता चल रहा है भारत के किस राज्य में है? भोपाल में है। भोपाल में किसका नाम आता है? तो सर भोपाल में तो राजा भोज का नाम आता है। किसका भैया? राजा भोज। किस वंश से पढ़ के आते हैं? तो इस झील का निर्माण करवाया था परमार वंश के शासक ने। परमार वंश के शासक हुए राजा भोज ने इस झील का निर्माण करवाया था, और ये झील 11वीं शताब्दी में बनवाई गई। शताब्दी में भैया, ये 11वीं शताब्दी में जो है ये झील का निर्माण करवाया गया था। अब ये झील है जो किसी नदी के ऊपर बनी होगी, किसी नदी पर बनी, तो उस नदी का नाम ध्यान रखिएगा, कोलन नदी। किस नदी पर बनी है? तो कोलन नदी पर इस झील का निर्माण किया गया था। भोपाल झील राजा भोज हुआ, वंश का नाम परमार, शताब्दी 11वीं शताब्दी, नदी का नाम कोलन नदी, ध्यान रखिएगा, कोलन नदी पर निर्मित है ये झील। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको कर दीजिएगा। मैक्सिको से इसकी शुरुआत होती है 1940 के दशक में, 1940 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। पहले पढ़ के आए थे हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पढ़ाया था, हाई यील्ड सीड भी आप ध्यान रखिएगा, हाई यील्ड सीड जो स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे वो गेहूं के लिए, ठीक है भाई। और भारत में जो है गेहूं और चावल खाद्यान्न फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो औद्योगिक नीति आई 1956, तो इसने कितने क्षेत्र में बांटा था? तो अगर मैं देखूं कि पहला क्षेत्र कौन सा था, तो गवर्नमेंट सेक्टर था, गवर्नमेंट। दूसरा सेक्टर आप सबको पता तो कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर हो गया है, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी से क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और तीसरा जो था वो लाइसेंस क्षेत्र था, लाइसेंस वाला। तो 3 क्षेत्रों में जो है उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था 1956 के औद्योगिक नीति। 3 वर्गों में इसको बांटा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी? तो दो बड़ी योजनाएं हैं, एक सड़कों के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई पढ़ के आते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट, और एक बंदरगाहों के डेवलपमेंट से जुड़ी है गैर, लिखा हुआ ना गैर प्रमुख बंदरगाह। एक प्रमुख बंदरगाह है जो भारत की संघ सूची में आते हैं, और एक है गैर प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट नहीं है, माइनर जो पोर्ट हैं वो आते हैं समवर्ती सूची के अंदर। तो इनको डेवलप के लिए जो योजना थी उसका नाम क्या था? सागरमाला प्रोजेक्ट। कब शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा? तो 31 जुलाई 2015 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी, सागरमाला प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आप सबसे कहा पोर्ट पढ़ के आते हो, तो जो एक है मेजर पोर्ट प्रमुख बंदरगाह में, और एक है माइनर पोर्ट पढ़ के आते हैं। तो जो मेजर पोर्ट है इनकी जिम्मेदारी जो है वो संघ सरकार के पास है। किसके पास है मेरे भैया? तो आंसर होगा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के पास। जबकि माइनर पोर्ट जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की योजना और कानून बना सकते हैं, माइनर। और इनके लिए मंत्रालय भी अलग से पढ़ के आते हैं, जहाज रानी मंत्रालय। क्या नाम देते हैं? जहाज रानी मंत्रालय। जहां तक मुझे याद है सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। सोनोवाल आयुष मंत्रालय भी है इनके पास। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मन को सुख मिलेगा अगर स्वस्थ है तो, पहला सुख निरोगी काया, मन सुख मांडविया स्वास्थ्य। तो ये तो खैर चीजें चेंज होती रहती हैं, मंत्रालय तो नई सरकार, नए मंत्रालय, नए मंत्री। तो फिर भी जब भी पेपर देने जाएं आप सब एक बार करंट का डाटा जो है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%, महिलाओं की थी 65.46%, और जबकि भारत की थी 74.04%, केरल की थी लगभग 94%। नेक्स्ट देखिएगा, अंत है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंत है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में, ये क्षेत्र कहां पे बनते हैं? मैंने कल भी बताया था, ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कम वायुदाब वाला क्षेत्र है जो उत्तर भारत में विकसित होता है मुख्यतः, ये कम वायुदाब वाला क्षेत्र है, कम वायुदाब वाला क्षेत्र। और इसमें क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है अभिसरण करती हैं, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है अभिसरण करती हैं इस प्रकार के जोन में। तो ये अंत है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो गया है, अंत है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कौन सा बताया यहां से आप सबको? पहला दक्षिण पूर्वी और फिर उत्तर पूर्वी, और पवनें कौन सी? व्यापारिक पवनें यहाँ पे अभिसरण करती हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित? चलो एक क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण एशिया की पहली महिला जिसका मकबरा है, दक्षिण एशिया का, तो दक्षिण एशिया की पहली महिला जिसका मकबरा है, फर्स्ट मुस्लिम महिला कह सकते हो, पहली महिला जिसका मकबरा है। ये भी क्वेश्चन थीसिस ने पूछा, तो क्या आंसर करेंगे? तो बातें आप सब यहां से जान जाएंगे। तो पहला, तो मकबरा जो है वो किसका है? रजिया सुल्तान का, यानी भारत की बात हो रही है, रजिया सुल्तान। कहां पे है इसका मकबरा? कैथल में है। डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी, कब की बात है? तो 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी, और इसका मकबरा भी वहीं पर है। तो भारत दक्षिण एशिया, एशिया के किस भाग में स्थित है? एशिया के दक्षिणी भाग में जो है भारत। तो भौगोलिक स्थिति से पेपर में क्वेश्चन तो आते हैं। चलो आगे बढ़ो क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप है जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है। सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? कोयला, बिजली, तेल, जीवाश्म। कोयला, बिजली, तेल, जीवाश्म। तो बिजली जो है शक्ति हो गई है, पावर है, और ऊर्जा का सर्वाधिक, आप यू कह सकते हैं सर्वाधिक दृश्य रूप है जिसे आधुनिक सभ्यता में प्रगति से, जहां लाइट है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी तरक्की है, प्रगति से जिसे पहचाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और बिजली उत्पादन का एक संयंत्र आप सब ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ से बिजली उत्पादन होती है। तो कुछ कोयला आधारित संयंत्र होते हैं जिनको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है बिजली उत्पादन के लिए। कुछ होते हैं नाभिक वाले, न्यूक्लियर रिएक्टर वाले, नाभिक वाले भी ध्यान रखेंगे। कुछ होते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट, वाटर वाले भी ध्यान रख लें। और कुछ होते हैं पवन ऊर्जा से भी बिजली पैदा की जाती है, पवन ऊर्जा। ये अलग अलग सोर्स है जिनसे बिजली पैदा की जाती है। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था,
तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले। भैया किसके सहयोग से लगाया गया था? तो आंसर होगा अमेरिका के सहयोग से लगाया। कब लगाया गया था? 1969 में, पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है तारामंडल अर्सो मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। एक तारामंडल, इसका नाम लिखा है अर्शा मेजर, तो किस नाम से भी? द क्वीन, द ग्रेट बियर, द हंटर और द चैनल मैडन। तो ये जो है भालू की शेप का है, तो इसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट बियर के नाम से जो है अर्सा मेजर एक तारामंडल है, जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जैसा मैंने आप सबसे कहा था, जब हम लोग इस तरीके से ऊपर बना के आते हैं अपना में ऐसे, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल, फिर उत्तराखंड। नीचे जो है यूपी बिहार को बचा लिया था नेपाल ने, नहीं तो ये भी बाउंड्री शेयर करते चाइना के साथ। साइड जो है वो है अपना सिक्किम, क्या ध्यान रखना है? सिक्किम। और नीचे से ऐसे आता है भैया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो राज्य कौन से कौन? नेपाल की एक तरफ है उत्तराखंड, एक तरफ हो गया है सिक्किम, ये दो राज्य हैं, और तीन ये नीचे वाले, ये पांच राज्य जो हैं ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? नेपाल के साथ। टोटल कितनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करते हैं? ये 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है। अब यहां से देखना इन पांच में से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नेपाल के साथ कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? एक साइड कौन सा है? उत्तराखंड, दूसरी साइड कौन सा है उसके? सिक्किम, नीचे कौन से? यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करने वाले हैं कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत इसके साथ शेयर। के बाद जो है पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री कितनी शेयर होती है? तो 3323 किलोमीटर बाउंड्री जो है भारत किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ भारत कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है भारत चाइना के साथ शेयर करता है। उसके बाद अगर पूछे भूटान, भूटान के साथ भारत कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो आंसर होगा 699 किलोमीटर बाउंड्री जो भारत भूटान के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत अफगानिस्तान के साथ। और एक देश म्यांमार है जिसके साथ नॉर्थ ईस्ट के आगे पड़ता है, जो चार राज्य भारत की बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नीचे उसके मणिपुर, उसके नीचे सॉरी नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरीके से भारत की जो है कुल बाउंड्री स्थलीय क्षेत्र से पूछा जाए 15,106.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है भारत के राज्य जो हैं वो दूसरे देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते। ध्यान रखिएगा, मैप को जरूर पड़ेगा मेरे दोस्तों, जैसा भी बनाना सके उस तरीके से बनाइएगा। भारत के प्रत्येक राज्य का पता हो आप सबको कि भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पे है, ये आवश्यक है आप सबके लिए जानना। चलो नेक्स्ट पे बाद में पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। 25 क्वेश्चन का हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। और जैसा मैंने आप सबसे यहाँ पे कहा कि हम लोग हर सेट में 4 तो अलग से डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। ये 100 क्वेश्चन हमारे हर एक क्लास में यहाँ से तैयार होते चल, ठीक है। इसी तैयारी से लास्ट तक हम लोगों ने 2023 के लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन हैं, और जब तक हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा हम लोग जो है 20,000 के करीब क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। फिर 2 टॉपिक हम लोगों को जीएस में पढ़ के आने हैं। वो टॉपिक, एक बजट का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और एक करंट अफेयर पढ़ के, बजट और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, ये 2 टॉपिक हम लोग के बाद फिर यहाँ से आप सबका जो है जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पीडीएफ क्लास है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।